देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। एनडीए में भयंकर बगावत की सूर जो है वो गूंज रही है। जिस एनडीए के सहारे, जिस नीतीश और नायडू के सहारे नरेंद्र मोदी फिर एक बार प्रधानमंत्री बन पाए थे 9 जून को, वो प्रधानमंत्री की कुर्सी नरेंद्र मोदी से किसी भी पल छीनी जा सकती है। किसी भी पल प्रधानमंत्री की कुर्सी जो है वो कोई और छीन करके लेके जाएगा। और ये कोई विपक्ष के नेता नहीं करने वाले, ये काम कोई और नहीं बल्कि खुद उनके अपने करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के भीतर नरेंद्र मोदी के विरोध जो है प्रदर्शन जारी है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। बीजेपी के अंदर फाइट जारी है मोदी के खिलाफ, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए कुनबा खुलकर नरेंद्र मोदी सरकार का विरोध कर रहा है। एनडीए में चिराग पासवान, अजित पवार और साथ ही साथ चंद्रबाबू नायडू के तमाम दिग्गज नेता, सांसद जो है वो नरेंद्र मोदी की राजनीति और रणनीति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यानी ये सरकार जो है ये बस कुछ ही दिनों के लिए मेहमान बनी बैठी है। किसी भी पल बीजेपी सरकार, मोदी की सरकार जो है वो टूट सकती है और ये तोड़फोड़ कोई और नहीं, उनके अपने मचाने वाले हैं। अजित पवार से लेकर के चिराग पासवान तक और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने किस तरह से नरेंद्र मोदी के नाक में दम कर रखा है। दोस्तों, चिराग पासवान जिसे राम का हनुमान कहा जाता था, नरेंद्र मोदी का सबसे बड़े भक्त के तौर पर उन्होंने खुद को कहीं ना कहीं प्रूव किया था। वो चिराग पासवान अब तक 4 बार नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपना जुबान खोल चुके हैं और फिर एक बार नरेंद्र मोदी की सरकार की मंशा पर चिराग पासवान ने मोर्चा खोल दिया है। बताएंगे आगे आपको पूरा माजरा क्या है, क्यों यह बताया जा रहा है कि मोदी अब बस कुछ ही दिनों के लिए मेहमान है। मोदी के आगे कुआं है तो पीछे खाई है और मोदी को कुर्सी से खींचकर बाहर फेंकने की कोशिश उनके अपने करने पर जुटे हुए हैं, तुले हुए हैं। तो पूरा मामला विस्तार से जानेंगे और इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए, बड़ा खुलासा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट अशोक वानखेड़े जी टाइगर जोड़ रहे हैं। तो बिना देर करे सीधा मैं उनका रुख करती हूं और आप उनके मुंह से जान लीजिए कि क्या कुछ बिहार से लेकर के आंध्र प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र में मोदी के खिलाफ किस तरह की बगावत की धुआं जो है वो उठ रही है। तो सीधा वानखेड़े जी का रुख करते हैं। तो वानखेड़े जी, स्वागत है आपका देश नीति के मंच पर फिर एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। 3 महीने हुए सरकार को और चिराग पासवान ने अब तक 4 बार जो है अलग स्टैंड ले लिया एनडीए से हटके। अजित पवार का रवैया भी जो है वो बदला बदला सा लग रहा है। अजित पवार, ये भी बातें चल रही है कि अजित पवार जो है वो बीजेपी सरकार के खिलाफ महाराष्ट्र में सड़क पर उतर सकते हैं। क्या एनडीए में बगावत की सूर जो है वो गूंज रही है? क्या एनडीए जो है वो टूटने वाला है? आपको क्या लगता है? बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक कहाँ क्या कुछ चल रहा है? बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक सभी दूर प्रॉब्लम से, इवन चंद्रबाबू नायडू को भी प्रॉब्लम है कई इश्यूज पे। देखिए अदिति जी, हुआ क्या 2024 के नतीजे आने के बाद एकाएक इतनी जल्दीबाजी हो गई। पता नहीं, नरेंद्र मोदी जी के पास पेशेंस नाम की कोई चीज नहीं। आप इनका पुराना यदि रिकॉर्ड देखें 2014 से लेकर आज तक, नोटबंदी हो, हर जगह में जल्दीबाजी, राम मंदिर में रामलला को लाने की जल्दीबाजी, पार्लियामेंट पूरा होने के पहले अंदर घुसने की जल्दीबाजी। तो जैसे 2024 का चुनाव नतीजे आए, पार्लियामेंट्री बोर्ड की एक मीटिंग होती है, बीजेपी की होनी चाहिए, उसमें नेता चुना जाता है और फिर उसको बोला जाता है कि भाई हम पूर्ण बहुमत में नहीं है, तो फिर ये आपको अधिकार देते हैं कि आप एक कमेटी स्थापित कर बाकी साथी दलों से बात करें। ये कुछ नहीं किया। मोदी जी ने सीधा एनडीए के नेताओं से बात की और अपने आप को प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया। और पार्लियामेंट्री बोर्ड भी उन्होंने, एनडीए का पार्लियामेंट्री बोर्ड, संसदीय समिति एनडीए की, और सबको अपने आप को एंडोर्समेंट कर दिया। ना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना, क्योंकि वो अभी उस फॉर्मेट से बाहर ही नहीं आए कि 2014 में 280 पार थे, 2019 में 300 पार थे, अब वो 240 पे है।
2014 और 2019 में एनडीए के घटक दलों का कोई नाम लेवा नहीं था। 2014 में तो थोड़ी बहुत इज्जत मिलती थी, 2019 के बाद तो मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, ऐसे मुद्रा में सब बैठे रहे बेचारे। 2014 से लेके 2024 तक कोई एनडीए की बैठक की कोई मीटिंग हुई एनडीए की? ये तो इंडिया गठबंधन की मीटिंग होने के बाद एकाएक एनडीए की गठबंधन की मीटिंग होने लगी। तो 2023 में ये मीटिंगें हुई, 2024 में जब ये मिली जुली सरकार है तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए था। और यदि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता तो फिर ये वक्फ बोर्ड का बिल नहीं आता, लेटरल एंट्री नहीं होती, कई चीजें हैं जो नहीं होती। अब प्रॉब्लम ये है कि मोदी जी को जल्दी है 272 करने की। उनको लगता है कि लोकसभा और राज्यसभा में मैं अपने बलबूते पे कब वापस अपने दिन पे आऊं, इसलिए वो दोनों फ्रंट पे, राज्यसभा पे और लोकसभा पे लगातार ऑपरेशन कमल जारी है। राज्यसभा में तो आपने देख लिया कि अभी करीब करीब उनको बहुमत हो जाएगा, मतलब हो गया है। अब वो सीधा हमला उन्होंने जगन रेड्डी के लोगों पे बोला है। जगन रेड्डी के करीब करीब 11 लोग हैं। अब वो दो दो करके इस्तीफा देते रहेंगे। और पहला तो ये प्लान था कि ये जगन रेड्डी के सारे लोग 8 लोग इकट्ठा निकलेंगे बाहर, तो 11 में से 8 लोग निकलेंगे तो फिर वो दल बदल कानून लगेगा नहीं और बीजेपी ज्वाइन करेंगे। इसको वीटो किया चंद्रबाबू ने। चंद्रबाबू ने कहा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि चंद्रबाबू भी जान रहे हैं यहाँ जगन को खा गए, कल मुझे खा जाएंगे। तो चंद्रबाबू ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, ये दो दो इस्तीफा करें देंगे और दो दो बाई इलेक्शन होंगे, और बाई इलेक्शन में चंद्रबाबू की टिकट सीट पे वो चंद्रबाबू के लोग बन के रहेंगे राज्यसभा में, क्योंकि विधानसभा में इतनी बीजेपी की इतनी हालत नहीं है कि वो एक राज्यसभा भी भेजे किसी को, आंध्र प्रदेश की। तो ये 11 के 11 में से 8 भी इस्तीफा देते हैं तो ये 8 के 8 चंद्रबाबू नायडू को पार्टी के सांसद होंगे। पॉइंट नंबर 1, यही ऑपरेशन उन्होंने बीजेडी के साथ किया। बीजेडी की एक महिला से इस्तीफा करवाया, फिर वो बाई इलेक्शन हुआ तो फिर वही उसी को उम्मीदवार बनाया तो जीत के आ गए, क्योंकि आपके पास उड़ीसा में इतना बहुमत नहीं है कि आप एट अ टाइम दो दो लोग निकाल पाए। आप एक एक आदमी निकाल पाते हो तो आप एक एक करके इस्तीफा दोगे। ये तो राज्यसभा हो गया। लोकसभा में भी उन्होंने सबसे पहले जो हमला बोला वो रामविलास पासवान के कुनबे पर। चिराग पासवान और उसके बहनों ही छोड़ के 5 में से 3 लोग ऑलरेडी बीजेपी के साथ टाइप है, ऐसी चर्चा है बिहार। इसलिए चिराग बहुत एग्रेसिव है। चिराग का एग्रेशन देखते हुए बीजेपी ने दूसरी चाल चली जी। जो चिराग के चाचा थे, जिसे बीजेपी ने डंप किया था, फिर उसको अमित शाह जी ने मुलाकात के लिए बुलाया और चिराग को मैसेज दिया कि तू नहीं तो फिर तेरा चाचा को हम उठाएंगे। आने वाले समय में 1 साल के अंदर बिहार में चुनाव है विधानसभा के, चिराग को अपना वोट बैंक भी संभालना है, इसलिए जातिगत जनगणना उसको करवानी होगी। उसको लेटरल एंट्री के खिलाफ दलितों के रिजर्वेशन मारा जाता है, उसको वो बोलेगा, कई चीजों पे बोलेगा। ऐसा ही लोकसभा के कुछ सांसदों को चर्चा है इसी बिहार में कि बीजेपी ने ऑपरेशन कमल के तहत अपने पास लाने का प्रयास किया। इससे नीतीश बहुत आहत हो गए और फिर नीतीश की तरफ यहां तक डिमांड हो गई कि आप इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें इजराइल को मदद करना बंद कर दीजिए। ये जनता दल यूनाइटेड की मांग है, जिसके भरोसे आपकी सरकार है सत्ता में। तो ये 52 लोग हैं जिनके भरोसे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, वो 52 की 52 लोग अपना वजूद बचाने के लिए लड़ रहे हैं। जब वजूद बचाने के लिए लड़ेंगे तो वो इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। और लेटेस्ट में यदि आपको बता दूं कि एक संसदीय कमेटी होती है, तो पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी संसदीय कमेटी की मीटिंग हुई। उसमें डीएमके के सांसद जो मेंबर है
उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना के लिए हमें गृह मंत्री को पत्र लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब कमेटी प्रपोज करेगी। उसका साथ दिया कांग्रेस के मणिकम टैगोर ने, कि ये प्रपोजल रखा था डीएमके के टीआर बालू ने। उसके बाद साथ दिया उसको मणिकम टैगोर ने कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये सबसे पहले हम यही कह रहे हैं। इनके साथ में आ गए कल्याण बनर्जी टीएमसी के, और सरप्राइजिंगली इसके बाद जेडीयू के सांसद गिरधारी यादव ये भी इनके समर्थन में खड़े हो गए कि जातीय जनगणना करनी है। और वहां पे बीजेपी अलग थलग पड़ गई, जबकि बीजेपी के जो सदस्य है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गणेश सिंह, वो उस समिति के अध्यक्ष है। तो जो आज संसदीय समिति के कमेटी में हुआ वो कल लोकसभा में नहीं होगा, इसकी गारंटी नहीं है। ऐसे कई इश्यूज है जिसके साथ इंडिया गठबंधन के साथ इन 52 में से बहुत लोग खड़े होंगे। क्या लैटरल एंट्री के इशू पे अनुसुईया पटेल नहीं होगी, अनुप्रिया पटेल, क्योंकि उसका भी वोट बैंक है। तो अब दोनों तरफ से भाजपा आक्रामक है कि किसी एन के प्रकरण अपने 272 प्लस होने चाहिए, और वो 52 का कुनबा जानता है कि ये 272 हमारे भरोसे करेगा, इसलिए हमें अपने आप को बचना है। कई ऐसी जातियां हैं, प्राणी हैं हमारे इकोलॉजी में, कि जब फीमेल बच्चों को पैदा करती है तो उनमें से 1-2 बच्चे खुद खा लेती है। ऐसे कई आपको, जब आप बायोलॉजी पढ़ेगी, आप एनवायरनमेंट पढ़ेगी, तो आपको सब कई ऐसे प्रजातियां दिखती हैं। तो बीजेपी को अभी भूख लगी है 240 पे, 280 होने की, 272 होने की। तो सबसे पहले वो अपने वालों को खा रहे हैं। देखिए बीजेडी ने क्या नहीं किया, 2014 से लेकर 2024 तक यदि ये राज्यसभा में बलबूते पे बिल पास करवाते रहे तो वो बीजेडी के भरोसे, जगन के भरोसे। बीजेडी को इतना खा गए, ना लोकसभा उनके पास ना विधानसभा उनके पास। अकाली दल को खा गए, अकाली दल हाशिए पे। मायावती को खा गए, मायावती हाशिए पे। प्रकाश आंबेडकर हाशिए पे। आप दूसरी तरफ देखिए, चलो ये तो बी टीम थी, लेकिन खुल के साथ में आने वाले लोगों का क्या हाल हुआ। आज जगन रेड्डी कहाँ है? जगन रेड्डी फिनिश हो जाएंगे जब इनके राज्यसभा से लोग जाएंगे। तो जगन रेड्डी के पास 1 या 2 लोग रहेंगे साथ में राज्यसभा, बाकी जगन रेड्डी खत्म। तो जब जगन रेड्डी वहां खत्म हो जाएंगे तो फिर बीजेपी टीडीपी के खिलाफ वहां खड़ा होने का प्रयास करेगी, क्योंकि आंध्र प्रदेश में भी उन्हें अपनी सत्ता चाहिए। तो टीडीपी को पता है जब तक जगन रेड्डी है तब तक हमें धोखा नहीं। जिस दिन जगन रेड्डी को खत्म करेंगे, ये नेक्स्ट टारगेट हम रहेंगे। हाँ। तो सभी लोग कॉशियस है, इसलिए ये सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे एनडीए गठबंधन में परेशानी है। आप अजित पवार को आपने तोड़ा, साथ में लाया, ईडी सीबीआई क्या क्या आपने किया, सब किया। अब संघ खुल के बोलता है अजित पवार बैगेज है, अजित पवार नहीं चाहिए। अब एकनाथ शिंदे का एक विधायक मंत्री तो ये बोल गया कि अजित पवार के लोगों के साथ जब मैं बैठता हूं कैबिनेट में, बाहर आके मुझे वोमिट करना पड़ता है, इतने घटिया लोग हैं ये। अब उसके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं बाकी लोग। वहां एकनाथ शिंदे लोगों को बोल रहा है, अपने लोगों को, ये फडणवीस वगैरह की सुनने की जरूरत नहीं है, मेरी सीधी अमित शाह जी से बात हो रही है, मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। दिल्ली चाहती है कि बिहार का मॉडल अपना लिया है, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए रखे, अपन सत्ता पे कब्जा करके रखो। बीजेपी का कार्यकर्ता रहता है कि यदि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन रहा है तो हम काय को मदद करेंगे, हम काय को काम करेंगे। ऐसा बहुत कैच 22 सिचुएशन में पूरा महाराष्ट्र का कारोबार, वहां जहां जहां चुनाव है वहां हर जगह आपने देखा होगा। जम्मू कश्मीर में भी क्या स्थिति है, अंदर के और बाहर के बीच में भयानक झगड़ा है। 44 की लिस्ट जारी करने के बाद विड्रॉ की, शायद बीजेपी के जब से जन्म हुआ बीजेपी का तब से पहली बार हुआ कि लिस्ट जारी करने के बाद विड्रॉ करनी पड़ी।
हर राज्य में, हरियाणा में चुनाव है, वहां पे मारामारी है। चंपाई सोरेन को आप बीजेपी में ले रहे, तो वहां जितने भी बीजेपी के ओरिजिनल आदिवासी नेता है, बाबूलाल मरांडी से लेके, वो हथियार लेके खड़े हो गए। तो बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई, एनडीए गठबंधन की लोगों की अंदरूनी लड़ाई, जो 52 लोगों का कुनबा है, जो लगातार इस सरकार को टेको देके रखा है, उनको अपने अस्तित्व की लड़ाई, क्योंकि इस अजगर को भूख लगी है, ये सबको खाएगा, जो हाथ में आएगा वो खाएगा, जब तक इसकी भूख बराबर नहीं। उसके डर से अपने अस्तित्व के लिए सब लोग लड़ रहे हैं, इसलिए लगातार आपको अलग अलग टाइप के स्टेटमेंट आ रहे हैं और झगड़े दिखाई दे रहे हैं। और ये ऐसे ही चलता रहा तो मुझे फिर ज्यादा लंबी सरकार चलती हुई नहीं दिखाई देती, क्योंकि जब उनके अस्तित्व पे आएंगे तो फिर वो सरकार का अस्तित्व क्यों मरेंगे, सरकार का अस्तित्व बनाए रखने के लिए। और यदि वो सरकार से बाहर हो गए तो 240 पे सरकार गिर जाएगी। क्या ऐसे में कोई बीजेपी से नया प्रधानमंत्री बनता है, या फिर कोई नया एक्सपेरिमेंट होता है कि चंद्रबाबू नायडू जैसे लोग प्रधानमंत्री बने, बाकी लोग सब समर्थन करें बाहर से? कुछ भी हो सकता है राजनीति में। जी वांगड़े सर, मेरा यही अगला सवाल आपसे था कि ये जो अभी चुनाव है, चारों राज्यों में चुनाव है, खास करके अगर हम महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड की बात करें, उसमें भी महाराष्ट्र जो सबसे बड़ा राज्य, सबसे अमीर राज्य है, जो पूरा देश चलाता है, कहा जाता है हर एक पार्टी का फंड जो है कहीं ना कहीं वहीं से रिलेटेड होता है, तो ऐसे में महाराष्ट्र जो जीतेगा, क्या वो दिल्ली चलाएगा? इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा किया था। जो अभी आपने कहा कि हो सकता है नरेंद्र मोदी अब ना रहे, उनके जगह पर महाराष्ट्र किसी हालत में एनडीए गठबंधन को नहीं जा रहा है। जो लोकसभा के सेंटिमेंट्स है वो ही विधानसभा में रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। क्या बीजेपी ये कोशिश नहीं करेगी ऐसे किसी को प्रधानमंत्री बनाया जाए जिसको समर्थन जो है विपक्ष के तौर पर भी मिले, पहले से भी मिले? तब सवाल तब आता है ना अदिति जी, दूसरे को बनाने के लिए तब आता है जब एक गुजराती छोड़ने को तैयार हो जाए। नहीं, मैं वही कहा कि अगर महाराष्ट्र चुनाव बीजेपी हारती है तो वो तो मोदी की हार के तौर पर देखा जाएगा। हाँ तो बिल्कुल नहीं, मोदी की हार तो ये भी है, ये तो मोदी के गारंटी पे चुनाव लड़ा गया था। 240 पे यदि आ गए तो मोदी की हार है। देखिए बीजेपी ने चुनाव जीता नहीं है, क्योंकि चुनाव में मोदी की गारंटी और मोदी की सरकार चुनाव लड़ रही थी। फिर एकाएक कैसे क्या क्या हो गया ऐसा कि अब एनडीए की सरकार हो गई, एनडीए की जीत हो गई। पूरे चुनाव में तो आपने कभी एनडीए का जिक्र भी नहीं किया। और चुनाव के नतीजे आने के बाद जब आपने देखा कि हम धाराशाही हो गए, हम तो रास्ते पे आ गए, ऐसे में तुरंत उनने सब दोस्तों को पकड़ लिया, नहीं 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 एनडीए 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 करने लगे। देखिए निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है, यहाँ किसी को शर्म नहीं आती। पहले क्या बोला और आधे घंटे में क्या बोल रहे हैं। सत्ता बचानी है, क्योंकि ये जानते हैं यदि ये सत्ता में नहीं रहेंगे तो जेल जाएंगे, कि इन्होंने जो बोया है वही काटना पड़ेगा। और शायद इसीलिए जब सरकार बनी थी तो 9 जून को, इसलिए हम लोग भी चर्चा कर रहे थे कि जो आज नरेंद्र मोदी का साथ दे रहे हैं, जितनी भी पार्टियां साथ दे रही हैं, ये भी आगे चल के अपना वजूद बचाने की लड़ाई में जुट जाएगी, और वही शायद आज हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल लड़ाएगी, बिल्कुल बनाएगी, बिल्कुल लड़ेगी। तो नरेंद्र मोदी के लिए एक तरफ एनडीए में फाइट है, बीजेपी के अंदर अंदरूनी मामला है, विपक्ष मजबूत है, संघ से फाइट है, राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी आसमान छूती जा रही है, संघ से फाइट है। जी जी बिल्कुल। इसीलिए वो जब ये देखिए बीजेपी के तरकश में भी तीर कम नहीं है नरेंद्र मोदी। अब उन्होंने एक नया तीर चलाया जिसका नाम है कंगना रणावत, और वो जो उलूल जुलूल बातें करते हुए घूम रही है चैनलों पे, और सारा फोकस देश का चेंज कर रही है। सब लोग उसी के बारे में, लोग क्योंकि लोग ट्रोल हो रही है या ट्रेंड हो रही है, जो भी हो रहा है, वो जो सुन रही है, मतलब मंडी के लोगों ने तो मतलब आंखें बंद करके कहा होगा कि भैया कैसे को भेजा हमने साथ। उसका नॉलेज जो है, ना देश का ज्योग्राफी, ना इतिहास, ना वर्तमान। मैं बहुत इतिहास में नहीं जाता, 4 साल पहले क्या वो पता नहीं। वो बोल रही थी कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, हमें योगी जी पे ध्यान देना क्यों है कि पास में कौन रहता है, सब एक है। योगी जी को ध्यान देना चाहिए। योगी जी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, और मोदी जी ने कहा सिर्फ महिला, युवा और गरीब, यही 3 जाति, तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। और दलित की बात करते हो आप, तो बीजेपी ने सबसे पहले दलित राष्ट्रपति दिया। किसी ने कहा नहीं, के आर नारायणन थे, बोले हाँ सेकंड हमने दिया,
मुझे मालूम नहीं था पहले दिया होगा तो। और बोले जो कोविंद कोविंद को कोविड कह रही थी वो, जो कोविड साहब है, जिसे अपने देश के राष्ट्रपति का नाम, मतलब ये है लोकतंत्र के कुछ नुकसान भी हैं। इस टाइप के लोग सांसद बनते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए वही आपकी जो लाइन रही कि नरेंद्र मोदी के लिए हर रोज जो है वो अग्नि परीक्षा है, और ये मैंने अग्नि परीक्षा कहा कब तक उनको बिल्कुल ये देना आपने है याद और दिलाया। कब गद्दी वो छोड़ेंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि कब तक कुर्सी पर वो बैठे रहेंगे। जी वानखेड़े जी, बहुत बहुत शुक्रिया देश नीति के मंच पर आने के लिए सर, धन्यवाद आपका। धन्यवाद।